नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी पहली विदेश यात्रा पर है। जापान और कोरिया की इस विदेश यात्रा में वो भारत में और राजस्थान में निवेश के लिए वहां के लोगों के बीच बातचीत करने, इंडस्ट्री जगत से जुड़े हुए लोगों के बीच चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं। आज उनका पहला दिन और इसके बाद पूरे प्रदेश में एक कयासों का सिलसिला कि आखिर राजस्थान को मुख्यमंत्री की इस विदेश यात्रा से क्या कुछ मिलने वाला है। हिंदुस्तान भर से और विदेश से जो निवेशक यहाँ राजस्थान में राइजिंग राजस्थान समिट जो कि दिसंबर में होने जा रहा है, उससे राजस्थान को क्या फायदा होगा, राजस्थान के हिस्से में क्या आएगा, राजस्थान के विकास की रफ्तार कैसे बढ़ेगी, यहाँ की अर्थव्यवस्था में गति कैसे आएगी, यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में क्या बदलाव आएगा। हमारे खास मेहमानों के साथ इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ शैलेश कौशिक जी, बीजेपी के प्रवक्ता, पंकज शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी से, श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजीव जैन जी, वरिष्ठ पत्रकार, और कुलदीप सिंह जी, होटल एसोसिएशन राजस्थान के अध्यक्ष हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शैलेश कौशिक जी, शुरुआत आपसे करते हैं। इस प्रदेश में बहुत सारे आर्थिक समिट हुए हैं। मुंबई में मुख्यमंत्री से एक सवाल पूछा गया था कि पिछले जो समिट हुए उनमें जो निवेश आए, एमओयूज हुए, उनसे क्या कुछ हासिल हुआ राजस्थान को। उसका जवाब राजस्थान की सरकार के पास ही नहीं था, सिर्फ मुख्यमंत्री के पास नहीं, मुख्य सचिव, उद्योग मंत्री, मुख्यमंत्री के सचिव, तमाम लोग वहां मौजूद थे, लेकिन पत्रकारों को इस सवाल का जवाब नहीं मिला। ये सवाल बड़ा मुश्किल था और आज राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि अब जो प्रयास हो रहे हैं, इससे राजस्थान को लेकर मुख्यमंत्री की और आपकी सरकार की क्या तैयारियां हैं। देखिए मीना जी, आपने जो प्रश्न पूछा था कि राजस्थान को क्या मिला पिछली सरकार से जब इस तरीके की समिट हुई थी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एक कारण होता है मीना जी, वो होता है टाइमिंग का। कोई भी नहीं, मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा है। मैं आपसे नहीं पूछा, मैं आपने जो प्रश्न बताया। हाँ, तो अभी हम उसमें नहीं उलझते हैं, अभी हम सीधा इस पर आते हैं कि मुख्यमंत्री और सरकार का मकसद इस राइजिंग समिट से क्या है, प्राथमिकता क्या है सरकार की, राजस्थान की जनता को क्या मिलेगा, क्या कार्य योजना है। राजस्थान की सरकार और माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में इस सरकार की एक स्पष्ट मंशा है कि अधिक से अधिक निवेशकों को राजस्थान में लाया जाए और उनके माध्यम से रोजगार के अधिक से अधिक अवसर, इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम तरीके के निवेश राजस्थान में हो, जिससे राजस्थान की जनता को लगातार लंबे समय तक लाभ हो सके। इसी के मद्देनजर चाहे बंबई में जाकर, मुंबई में जब मुख्यमंत्री महोदय गए हों और उन्होंने जिस तरीके से लगभग 4.5 लाख करोड़ के एमयू किए, जिनमें चाहे अडानी ग्रुप हो, चाहे टाटा हो, चाहे आरी ग्रुप हो, चाहे जेएसडब्ल्यू ग्रुप हो, तमाम जो इनसे किए, उनका उद्देश्य यही था कि आप लोग राजस्थान में आइए, हम आपको सारी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और जिसके माध्यम से आप इन्वेस्ट कीजिए। निश्चित रूप से जब राजस्थान एक व्यापक संभावनाओं का प्रदेश है, इसमें प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है और इसकी दृष्टि से जो निवेशक होते हैं उनका इंटरेस्ट राजस्थान में रहता है, लेकिन आवश्यकता इस बात की होती है कि उनको सिक्योरिटी मिले, उनको सुरक्षा की भावना मिले, जिसके माध्यम से उनको लगे कि हमारा पैसा, हमारा निवेश सुरक्षित रहेगा और निश्चित रूप से राजस्थान के लिए हम कुछ कर पाएंगे। तो एक तरीके से निवेशकों के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का ये विजन है, राजस्थान की सरकार का स्पष्ट विजन है कि जब इस तरीके से निवेशक आएंगे तो जिस भी जगह पर वो निवेश करते हैं, जिस भी क्षेत्र में करते हैं, निश्चित रूप से बड़े पैमानों पर रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं। उस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इस क्षेत्र में व्यापार बढ़ता है, इस क्षेत्र का विकास होता है, इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बढ़ती है और इसका संपूर्ण रूप से लाभ राजस्थान की जनता को मिलता है। राजस्थान में निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो राजस्थान की जनता के पास, राजस्थान की सरकार के पास अत्यधिक साधन होते हैं विकास के और राजस्थान में डेवलपमेंट के। जी, ये सारी बातें तो हैं, इसीलिए ये राइजिंग राजस्थान समिट हो रहा है, तो इसमें तो कोई भी नई बात आपने नहीं बताई, लेकिन हर सरकार की अपनी प्राथमिकता होती है। आज भजनलाल सरकार, राजस्थान की बीजेपी की सरकार की प्राथमिकता इस राइजिंग समिट से चौमुखी विकास, नो डाउट, निवेश को लाना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, उद्योगपतियों को राजस्थान में सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है,
लेकिन इन सब से सरकार अपनी प्राथमिकताएं तय करती है, पहले साल में ये करना है, दूसरे साल में ये करना है, तीसरे साल में ये करना है। तो पंकज शर्मा जी, जो मुख्यमंत्री खुद आगे होकर इतनी मेहनत कर रहे हैं कि बॉम्बे भी जा रहे हैं, जापान भी जा रहे हैं, कोरिया भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के इन प्रयासों से राजस्थान की जनता को लाभ मिलेगा, ऐसा विपक्ष भी सोचता है? जी, देखिए मीना जी, डेफ़िनेट तौर पे जब राजस्थान का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो उनकी नैतिक ज़िम्मेदारी भी है और सामाजिक ज़िम्मेदारी भी है कि वो राजस्थान के में विकास का की गंगा बहाएँ और उद्योगों के माध्यम से वो और यहाँ पे डेवलपमेंट करें। सो डेफ़िनेटली वो जो कर रहे हैं, वो राजस्थान के हित में तो डेफ़िनेटली होगा अगर वो फ्रूटफुल होता है। लेकिन कहीं न कहीं हमें कुछ बिंदुओं पे सोचना पड़ेगा। जिस तरीके से लगातार राजस्थान में अपराध बढ़ रहा है, जिस तरीके से सुरक्षित नहीं, वातावरण नहीं, नहीं नहीं है पंकज जी, और जो नहीं नहीं पंकज जी, सुनिए अभी 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 विषय से मत हटिए, अभी हम विषय पे रहते हैं। नहीं, विषय पे ही रह रहा आपने हूँ मैं, कहा विषय पे ही रह रहा हूँ। विषय अभी नहीं, मैंने नहीं केवल विषय अपराध वर्ड बोला है, उससे आपने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं विषय में नहीं रहूँगा? क्योंकि मैंने सिर्फ अपराध वर्ड आप बोला विषय है। से हट रहे हैं, आप विषय से हट रहे हैं पंकज जी, प्लीज अंडरस्टैंड। अभी हम उद्योग, निवेश, समिट, राइजिंग राजस्थान समिट, मुख्यमंत्री की कोशिश, सरकार के प्रयास और सरकार के काम, इन सब कामों से जब विदेश जाते हैं मुख्यमंत्री तो पीछे से सरकार कैसा काम करती है, इस पर विपक्ष नजर रखे। विदेश से क्या लेकर आते हैं, विदेश जाने से पहले क्या तैयारी कर कर जाते हैं, ये सब थोड़ी बातें करिए ताकि राजस्थान की जनता को समझ में आए कि विपक्ष मुख्यमंत्री के कामों पर निगाह रख रहा है और सजग है। अब मेरा ये सवाल है कि इससे पहले भी राजस्थान में इस तरह के आर्थिक समिट हुए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे तब भी इस तरह के प्रयास हुए हैं। इस तरह के प्रयासों से प्रदेश को फायदा होता है? पंकज जी, ये सवाल पंकज जी आपसे, अगर आपको आवाज आ रही है तो। पंकज जी का शायद ऑडियो ब्लूटूथ में, उसमें उन्होंने ऑडियो बंद कर दिया। जिस तरीके से हाँ, आपने कहा कि किस हम्म, क्या बोले बोले। सरकार के ऊपर किस तरीके से हमारी निगरानी है। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बोले। किस तरीके से निगरानी, तो देखिए मैं उसी पॉइंट पे मैं कहना चाहता हूँ कि जब राजस्थान सरकार के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री जी दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा कर रहे हैं, तो हम लोगों की भी विपक्ष के नाते एक जिम्मेदारी है कि डेफिनेटली तौर पे वो राजस्थान के उद्योगों को विकास की गंगा बहाने के लिए गए हैं और इंडस्ट्रीज यहाँ आए, इस तरीके की बात वो करने गए हैं, लोगों को, इंडस्ट्रीज को से बात करने गए हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो कुछ कमियाँ और खामियाँ हैं, हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज जब राजस्थान में आए, उससे पहले अगर वो सरकार सुधार ले तो हमारे राजस्थान के हित में होगा। और उसी में से एक जी, पॉइंट है कि अपराध जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, टैक्स रिबेट्स की अगर जी, हम बात करें, जी। सिंगल विंडो की समस्याओं से बात करें, राजस्थान की समस्याओं जिस पर तरीके से ड्रेनेज, जी, नहीं, देखिए समस्याएँ से ही, समस्याओं के रास्ते से समाधान निकलते हैं। तो समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो वो हमारे राजस्थान के हित में ही है। हम तो केवल एक पॉजिटिव सुझाव दे रहे हैं। मैं आपकी बात से को ही आगे बढ़ा रहा हूँ कि जो पॉजिटिव एक माइंडसेट के साथ हम लोग एक सुझाव दे रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं, इन पे अंकुश कहीं न कहीं लगना चाहिए। जिस तरीके से अगर कोई इंडस्ट्रिस्ट यहाँ आता है, तो कुछ उसके वर्कर्स भी, डेफिनिटली वर्कर्स हमारे राजस्थान के भी होंगे, लोकल होंगे, लेकिन अगर 80% लोकल है, तो 20% बाहर की मैनपावर भी आती है और बाहर की मैनपावर में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। फीमेल्स का जिस तरीके से इस समय राजस्थान में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार अगर आप बात करें तो जो रेशियो बढ़ गया है, 10% से ज़्यादा माइनर्स के अगेंस्ट केसेस बढ़ गए हैं, 8% से ज़्यादा मेजर्स के अगेंस्ट केसेस बढ़ गए हैं। जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहा है, हमारा ध्यान तो उस तरफ है कि हम जनता को आई मीन जो सरकार है उसको इस तरीके से बताएँ कि ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का समाधान होना चाहिए, समस्याओं का समाधान होना चाहिए। दूसरी बात, मैं अपराध के अलावा अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इस समय आपको भी पता है किस तरीके से रोडों की हालत है, सड़कों की हालत है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात हो और अगर इंडस्ट्रीज़ आएँगी राजस्थान में, तो वो डेफ़िनेटली सड़क, बिजली, पानी, ये मूलभूत सुविधाएँ हैं जो किसी भी इंडस्ट्री को हमें प्रोवाइड करवानी होती है। और पिछले कुछ महीनों में हम लोगों ने देखा कि क्या पावर की सिचुएशन रही है, क्या वाटर क्राइसिस रहा, किस तरीके से रहा, और अभी ड्रेनेज की हालत आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से अभी इस समय सड़कों के हालात हो गए हैं कि गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं, ये भी बताने की मुझे लगता है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पंकज लोगों जी, को भी सबको पता है। पंकज जी तो ये गड्ढों कहीं न कहीं गड्ढों पर सुधार पंकज ए जी ए लेट मी कंप्लीट फर्स्ट मैम, लेट मी कंप्लीट प्लीज, फर्स्ट। पंकज जी प्लीज, गड्ढों पर पेचेस की बात बाद में करेंगे। राजीव जैन जी।
ये जितने भी प्रवक्ता आते हैं, चाहे बीजेपी के आए, चाहे कांग्रेस के आए, ये 365 दिन का एक एजेंडा लेकर आते हैं कि सरकार में है तो सरकार की तारीफ करेंगे, विपक्ष में है तो लॉ एंड ऑर्डर से लेकर किसान, खेती, बेरोजगारी, गरीबी, सब मुद्दों की बात करेंगे। सवाल ये है कि इस प्रदेश में उद्योग, इस प्रदेश में निवेश, इस प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए यहाँ पर कैसे उद्योग जगत को बढ़ावा दिया जाए, कौन से हिस्से में राजस्थान के कौन से निवेश की संभावनाएं ज्यादा है, किस सेक्टर में इंडस्ट्री डेवलप होने की संभावनाएं ज्यादा है। सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता अगर इस प्लान के साथ आए कि मुख्यमंत्री दिसंबर में राइजिंग समिट के माध्यम से राजस्थान के इस इलाके को ये देना चाहते हैं, इस इलाके के लिए इस तरह की सुविधाएं, मारवाड़ में ये, मेवाड़ में ये, शेखावाटी में ये, वहां की जरूरतों के मुताबिक, तो थोड़ा अच्छा नहीं होगा राजीव जैन जी कि जनता को पता चलेगा कि जो राइजिंग समिट बड़ा बड़ा हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री और उनके किचन कैबिनेट की जो हम फोटो देख रहे हैं, उससे दरअसल उनके हिस्से में, उनके खाते में आने क्या वाला है। देखिए मीना जी, ये आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया कि ये क्षेत्र वाइज किस ढंग का डेवलपमेंट चाहते हैं, किस तरीके की इंडस्ट्री आए। राजस्थान वैसे बहुत फर्टाइल स्टेट है, यहाँ काफी इंडस्ट्री आ सकती है और मुख्यमंत्री जी और इस सरकार का प्रयास है, ये प्रयास इन्होंने इस सरकार ने अपने पहले साल में ही कर लिया। मैंने तो पिछले 2 सरकारों की ही अपन तुलना करें और आगे की नहीं जाके, वसुंधरा जी ने भी इस तरीके का एक समिट किया था, बहुत बड़ा समिट हुआ था। उसके बाद अशोक गहलोत सरकार थी, उन्होंने भी बड़ा समिट किया था। दोनों में बड़े बड़े एमओयू हुए, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं हुआ। वसुंधरा जी के टाइम पे तो जबरदस्त इतना प्रचार हुआ कि इतने एमओयू हो गए, इतने 1000 करोड़ के हो गए कि राजस्थान की तस्वीर बदल जाएगी, रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन बाद में मालूम पड़ा वो सब अंदर खाने लेन देन के चक्कर में सारे निरस्त भी होते गए और कोई इंडस्ट्री नहीं आई। इसी तरीके से पिछली अशोक गहलोत सरकार ने भी एक बहुत बड़ा समिट किया 3 दिन का, वो भी मतलब कहीं धरातल पे कुछ के कहीं नजर नहीं आया। तो अब भजनलाल जी जो चीजें कर रहे हैं, तो मुझे तो कोई उम्मीद ज्यादा लगती नहीं है कि प्रयास हमेशा हर सरकार करती आई है, लेकिन जो आना चाहिए निवेश वो नहीं आया। अब जैसे सोलर सेक्टर में है तो हमारा बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, जो उस बेल्ट में जहाँ सूर्य देवता की कृपा ज्यादा रहती है, वहाँ सोलर के काफी प्लांट लग सकते हैं, जो पिछली सरकारों ने भी किया। लेकिन हुआ क्या, जमीनें उपलब्ध नहीं हो पाई उन लोगों को, बहुत सी चीजें और भी अन्य कारण भी रहे इनके पीछे। तो ये पिछली दोनों सरकारें कहीं ना कहीं असफल हुई। अब भजनलाल जी ने अपने सरकार के पहले साल में इस तरीके का समिट, या तो उनको अधिकारियों ने किस तरीके की सलाह दी, जो उनके अधिकारी सलाहकार हैं, कहीं कम से कम 1-2 साल तो सरकार के कार्य प्रणाली को देखा जाना चाहिए था। जो निवेशक है वो आएगा तो वो सरकार की कार्य प्रणाली को देखेगा। तो अभी जैसे पंकज जी बता रहे थे, वो कई चीजें ठीक भी बता रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबसे बहुत जरूरी है, जो कहीं नहीं हुआ। और जो भी निवेशक आएगा वो उस प्रदेश में आ जाएगा जहाँ कानून व्यवस्था अच्छी हो। तो पिछले 10 माह का रिकॉर्ड देखें इस सरकार का, तो कानून व्यवस्था में 10.5% जो अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं, 10.5% मीना जी आप ताज्जुब करोगे, 10.5% अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। और किस तरीके के अपराधों से, रंगदारी वाले। आज ही आपने अखबार में पढ़ा होगा, अलवर वाला जो एक हमारा बहुत इंडस्ट्रियल बड़ा हब है, राजस्थान का सबसे बड़ा अलवर वाला क्षेत्र है, जहाँ नीमराना, भैरोड़, भिवाड़ी उस बेल्ट है, वहाँ किस तरीके के अपराध हो रहे, वहाँ रंगदारी मांगी जा रही है। वहाँ निवेशक क्यों आएगा? तो सरकार को पहला ध्यान तो इन चीजों पे देना चाहिए था। 2 साल बाद इस तरीके का राइजिंग राजस्थान कर लेते, जब आप राजस्थान को एक सुखद स्थिति में ले आते, जहाँ निवेशक मतलब तुरंत आता दौड़ के। आज बिजली पानी की जो 10 महीने में समस्याएं खड़ी हुई है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये राजीव जी, बिजली, पानी, लॉ एंड ऑर्डर और इसी तरह की बुनियादी जरूरतें, किसान, एग्रीकल्चर, फसलें, ये सब 365 दिन चलने वाली, बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, ये 365 दिन जिन विषयों पर काम होने चाहिए, सड़कें, जयपुर की सड़कों का हाल देखिए तो बहुत
मतलब शैलेश जी कभी निकलिए पूरे जयपुर की सड़कों को देखने के लिए, मतलब आप तो पता जयपुर से चलेगा। अजमेर जाने में 6 घंटे लग रहे हैं, या 1.5 या 2 घंटे जी लगने चाहिए, तो जी, नहीं विवेचन नहीं, मेन जयपुर आए। से आप आगरा रोड पर चले जाइए, आप किसी भी रोड पर चले जाइए, रेलवे की कॉलोनियों के आगे का हाल देखिए, बड़ी बड़ी। लेकिन वो शैलेश जी काम करिए। लेकिन जो बात राजीव जी आपने कही है, सरकार के पास समय 5 साल का ही होता है। उस 5 साल में अगर 2-3 साल निकाल दे तो 2-3 साल आखिरी तो उस तरह से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने थोड़ी बढ़त ली है कि पहले ही साल में कर रहे हैं। लेकिन आपका कंसर्न सही है कि दूसरे काम भी पैरेलल होते रहने चाहिए। तो काम तो व्यवस्था करती है। व्यवस्था में अगर सरकारी मशीनरी पर मुख्यमंत्री की इतनी पकड़ है कि वो सारे काम हो, तो इस तरह के समिट या इस तरह के प्रयास सफल होंगे। लेकिन कुलदीप सिंह चंदेला जी, मैं आपके पास आ गई। सवाल ये है कि अलग-अलग सेक्टर के लिए अलग-अलग निवेश इस प्रदेश की जरूरत है। अब मुख्यमंत्री जब राइजिंग राजस्थान समिट कर रहे हैं, तो उसमें अलग-अलग सेक्टर के लोगों से, स्टेक होल्डर्स से भी बात हुई होगी, आप लोगों से भी। टूरिज्म की जरूरत क्या है? क्या चाहिए टूरिज्म को? सबसे पहले नमस्कार मीना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये जो पहल की आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, ये एक बहुत अच्छी पहल है। ये मैं पहली बार मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से डेलीगेशंस अलग अलग देशों में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वयं साथ जा रहे हैं, मिनिस्टर कंसर्न साथ जा रहे हैं, और वहाँ जाके वो चर्चाएं करेंगे। उसके बाद वो इन्वेस्टर्स को यहाँ बुला रहे हैं। उसी तरीके से अभी कोरिया जापान की यात्रा है, उसके बाद फिर इंग्लैंड एंड जर्मनी की यात्रा है। उसके अंदर पर्यटन का बहुत बड़ा एक हिस्सा साथ जाएगा उनके। उससे बेनिफिट ये होगा कि जैसे पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो नवंबर में WTM होता है, वर्ल्ड ट्रेड मार्ट इन लंदन। तो अक्टूबर में ये जाएंगे तो उसका नवंबर में भी लाभ मिलेगा। WTM में जब यहाँ का रिप्रेजेंटेशन वापस जाएगा टूरिज्म प्रमोशन के लिए, तो उस टूरिज्म प्रमोशन में इजाफा होगा। और WTM में अभी जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, तो ITB बर्लिन होता है फरवरी में, उसमें फायदा मिलेगा। पर्यटक को अभी राजस्थान में पर्यटन को जरूरत है इनबाउंड टूरिज्म की, विदेश से टूरिस्ट यहाँ आने की। डोमेस्टिक टूरिज्म हमारे पास बहुत अच्छा है, सरकार के अच्छे प्रयास चल रहे हैं उसके लिए। मॉन्यूमेंट्स का रखरखाव भी अब हो रहा है। अभी जो सूचनाएं भी आई थी, सफाई वगैरह पे भी काफी ध्यान दिया जा रहा है अब जब से सूचनाएं आई है। और नए डेस्टिनेशन को भी तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जब टूरिज्म बढ़ेगा तो नए डेस्टिनेशन की भी हमारी आवश्यकता होगी। होटल्स, हमारे यहाँ वेडिंग डेस्टिनेशन बन गया, राजस्थान वेडिंग हब बन गया है, तो वेडिंग्स के लिए बढ़िया होटल्स, अच्छी बड़ी होटल्स की बहुत आवश्यकता है। उसके लिए नए नए होटल्स भी आ रहे हैं। सरकार ने जो टूरिज्म पॉलिसी बनाई है और जिसकी घोषणा भी एक होनी बाकी है, जो 2006 से चली आ रही है, उसी को कंटिन्यू किया था अभी तक। अब जो नई है, रिवाइज आ रही है, उसके अंदर कई सारे प्रावधान आ रहे हैं, जैसे टूरिज्म क्षेत्र को, हॉस्पिटलिटी क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। रूरल टूरिज्म पॉलिसी से भी हमें बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। कुल मिला के जो है एक इंडस्ट्रियल स्टेटस जो हमें मिल चुका है टूरिज्म को, उस वजह से होटल्स और एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है होटल्स के लिए, ट्रांसपोर्ट वगैरह, वो एक बड़ी संख्या में तैयार हो रहा है। तो हम बड़ी संख्या में टूरिस्ट को यहाँ पे स्वागत कर सकते हैं, उनको ला के ठहरा सकते हैं, राजस्थान दिखा सकते हैं। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, मेरे ख्याल से जर्मनी और इंग्लैंड वाले में तो हमारे जो टूरिज्म मिनिस्टर है, जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, वो स्वयं भी जा रही हैं। तो उनके साथ जो डेलीगेशन टूरिज्म का जाएगा, वो वहाँ काम करेंगे, लोगों से चर्चाएं करेंगे, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छा इन्वेस्टमेंट आएगा और उसका राजस्थान को खूब फायदा मिलेगा। मैं सकारात्मक विचार रखता हूँ इस मामले में, और सकारात्मकता यही है कि हमको इसका सकारात्मक देख रहे हैं। कीप नॉकिंग द डोर, समडे इट विल ओपन। मुख्यमंत्री जी इज ट्राइंग टू नॉक द डोर अब्रॉड आल्सो, तो डेफिनेटली द डोर्स विल ओपन फॉर राजस्थान। थैंक यू जी, तो मुख्यमंत्री के जाने से निश्चित रूप से प्रदेश को फायदा होगा। अब मुद्दा यही है कि फायदा होगा क्या? श्याम सुंदर शर्मा जी, एक वो पक्ष है जो ये कहता है कि भाई पहले ही साल में राइजिंग सबमिट करने की बजाय आप 2 साल बाद करते, जैसे राजीव जी ने कहा। वहीं दूसरा पक्ष ये है कि पहले ही साल से अगर आप रफ्तार दिखाते हैं तो इन्वेस्टर्स को टाइम मिलता है कि इसी सरकार के टेन्योर में उनके काम ज्यादा रफ्तार से हो। तो आपको क्या लगता है, अभी जितने प्रयास मुख्यमंत्री के हैं और यहाँ दूसरी तरफ प्रदेश की जो हालात हैं, उपचुनाव भी होने हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, बारिश की वजह से जितनी बाढ़ की स्थिति कुछ इलाकों में बनी हुई है, तो मुख्यमंत्री का इस वक्त जाना प्रदेश के हित में है? देखिए मीना जी, बाढ़ भी आएगी, उसका रिकवर भी होगी। बाढ़ आने से 1 महीना खिलाना पड़ता है,
और अकाल पड़ता है तो 11 महीने खिलाने पड़ते हैं। बाढ़ की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। बाढ़ तो सुखद अनुभव देती है आपको। थोड़ा बहुत नुकसान होता है, उसकी भरपाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बाकी के टाइम में तो आप सुखी जीवन जी सकते हैं। आप देखिएगा मुख्यमंत्री जी का दौरा पहले साल में हो रहा है, तो अच्छी बात है। अगर दिसंबर में हम सबमिट करने जा रहे हैं तो उससे पहले विभिन्न कंपनियों से, कोरिया की कंपनी पहले से ही काम कर रही है, जापान की कंपनी पहले से ही हमारे यहाँ हब है, उनको सुविधा युक्त बनाए रखने के लिए हमको बहुत सारी चीजें देनी चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से जो कुछ करना चाहिए। देखिए मुख्यमंत्री जी पर्यटन की दृष्टि से जो कुछ करना है उसको, और शिक्षा की दृष्टि से जो कुछ हमको करना है, तो आपस में समन्वय की दृष्टि से अगर वहां पर एमओयू करने से पहले वो जिस कंपनी के माध्यम से हम एमओयू करने जा रहे हैं, हकीकत देख करके अगर कोई स्टेट आता है और उसमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और अधिकारी जाकर के उसकी वास्तविक स्थिति देख के जाते हैं, तो एमओयू सफल हो सकता है। क्योंकि पहले हमने कंपनी देखी नहीं, हमने एमओयू कर लिया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जमाना हो चाहे अशोक गहलोत का जमाना हो, एमओयू हुए, लेकिन जो लाल फीताशाही जिस तरह से हावी रही, आप देखिएगा कि वो व्यापारी आ रहा है आपके पास पैसे निवेश करने के लिए, अधिकारी 4 घंटे 5 घंटे 3 घंटे मिलते ही नहीं, बाहर बिठाए रखते हैं। तो ये देखिए गुजरात वाला जमाना लौटाना पड़ेगा। वो जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते तो गुजरात में जो व्यापारी आपके सामने बाहर का आता था, उनके बच्चों का एडमिशन कैसे होगा, उनको कैसे रखा जाएगा, सब सुविधाएं देने के लिए तत्पर रहते थे। और एक सीनियर अधिकारी को लगाया जाता है कि भाई इसकी समस्या का समाधान अगर नहीं होता है तो मेरे तक समस्या का समाधान कीजिए। अगर ये प्रवृत्ति में परिवर्तन आएगा, निश्चित रूप से आप देखिएगा कि हमारे यहाँ पर्यटन के रूप में विकसित किया जाना बहुत जरूरी है। और अब देखिएगा कि हम कह रहे हैं कि मेडिकल के व्यवस्था के अंदर मेडिकल भी बहुत बड़ी सुविधा है, हम राजस्थान के विकसित कर चुके हैं, तो लेकिन हम विदेशों में इसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। हम ये नहीं बताएंगे हमारे 30 त्योहार में हम किस प्रकार का माहौल करते हैं। अभी देखिए मुख्यमंत्री जी, आज भी मैं देख रहा था, बड़ी कंपनियों के साथ बातचीत हो रही है। और मैं अभी आज दक्षिण कोरिया में है, और कोरिया के अंदर जिस प्रकार पोप्सो कंपनी के सीईओ से मिले हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी है कि एमओयू करने से पहले अगर वास्तविकता बन के आ जाए, और देखिए एमओयू पहले हो जाएंगे, डिक्लेरेशन बाद में होगा कितने एमओयू हुए। और निश्चित रूप से अच्छे हीरो होंडा ने जिस प्रकार से अब कार बनाने का काम टपुकड़ा में किया ना, हम भी गए थे उस वक्त, और विकसित हो गई आज, और प्लेन बनाने का बात भी आ रही है। तो बड़ी कंपनियों को आप सुविधा दीजिएगा, क्योंकि अभी मान के चलिए कि आप विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करके जैसे करेंगे तो वो कंपनियां आना पसंद नहीं करेंगी। यहाँ आपको वास्तविक रूप से कैसे सुविधा दे सकते हैं, उससे हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा फायदा होता है। क्योंकि हमारे यहाँ वहाँ रहेंगे तो उस क्षेत्र का विकास भी होगा, और लोग पैसा भी खर्च करेंगे, और बहुत सारी चीजें जो आनी चाहिए वो आ जाएगी। तो ये देखिए मिलकर के आना जाना, ये पहले भी सरकारें करती रही। अगर ये सरकार पहले साल में कर रही है तो मुझे लगता है कि उनके पास समय होगा और वो इस्टेब्लिश कराने में सक्षम होगी। और निश्चित ये लाल फीताशाही पर जितना कंट्रोल किया जा सकेगा, क्योंकि ये नहीं कर पाते कि देखिएगा कि वो व्यापार ढंग से स्थापित हो जाए और रनिंग कर जाए। राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर ठीक है, क्योंकि उस सरकार का माना जाएगा इस सरकार में ये कुछ हुआ था। अब पुरानी सरकार वसुंधरा के जमाने में बहुत सारी चीजें आई थी, तो आज स्थापित है, चल रही है ना, उस स्टेट को फायदा मिल रहा है। तो ये देखिएगा कि मैं अधिकारी तो वही है, अधिकारी बदले नहीं है। आज भी शेखर अग्रवाल की बात करें या विजित उसकी बात करें, उद्योग गए और अगर उच्च शिक्षा के अंदर गए, तो अधिकारी तो पुराने अधिकारी हैं, समझते हैं कि राजस्थान में निवेश करने से क्या कुछ फायदा होने वाला है। तो इकोनॉमी लाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, श्याम सुंदर शर्मा जी की बात, लाना पड़ेगा निवेश को। लेकिन शैलेश कौशिक जी, मुख्यमंत्री चले गए, शेखर अग्रवाल जी चले गए, उनके साथ उप मुख्यमंत्री भी चले गए, लेकिन पार्टी के पास कोई रोड मैप नहीं है। कौन सा सेक्टर, कौन सा एरिया, क्या काम होगा? क्या आप लोगों को जरूरत नहीं समझते आप कि जो पूरा का पूरा मंत्रालय है इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, जहां राइजिंग राजस्थान के लिए आपने इतने सारे ओएसडी लगाए हैं, 10 से ज्यादा अधिकारी आपने लगाए हैं, क्या आप लोगों के पास कोई चार्ट, कोई प्लानिंग कि जिससे ये पता चले राजस्थान के लोगों को कि भाई बांसवाड़ा में रहने वाले लोगों के लिए राजस्थान की सरकार इस इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए ये प्लानिंग कर रही है, ये योजना है। आपके जोधपुर संभाग में पाली जिले के लिए राइजिंग राजस्थान समिट में कुछ इस तरह की योजना है, क्योंकि राजस्थान के हर जिले में अलग प्रायोरिटीज हैं, अलग ह्यूमन रिसोर्स है, अलग तरह का स्किल वाला
और अलग नेचुरल वहां की जो डेमोग्राफी है, तो ऐसे में जियोग्राफी है, तो ऐसे में आप लोगों को नहीं लगता है कि इस पर थोड़ा काम होना चाहिए? मीना जी, बिल्कुल इस पर काम हुआ है। जब अपन जिस जगदेश देश में जा रहे हैं, जिस तरीके के इन्वेस्टर्स को हम बुलाना जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो चाहे वो संभाग के हिसाब से हो, जिले के हिसाब से या किसी क्षेत्र विशेष के हिसाब से हो। राजस्थान में जैसे कि अभी चाहे श्याम सुंदर जी कह रहे थे और चाहे जैन साहब कह रहे थे कि हर तरफ की एक अलग स्पेसिफिकेशन है। अगर आपको अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करना है तो आपको पश्चिम राजस्थान की तरफ है, तो वहां के इन्वेस्टर्स के लिए वहां होगा। और अभी आपको ध्यान होगा, पिछली सरकार ने नहीं दी थी, लेकिन भी भजन लाल जी की सरकार ने पिछली कैबिनेट में ही 4 जगह जमीन अलॉट की सोलर ऊर्जा के लिए, 4 कंपनियों को दी है, तो जो पिछली सरकार नहीं कर पाई थी। तो इस तरीके से सब कुछ क्लियर है माइंड में, किस प्रोजेक्ट के लिए, पर्यटन के लिए काम होगा तो पूर्वी राजस्थान में कई जगह हैं। अगर माइनिंग के क्षेत्र में काम होगा तो अजमेर से ऊपर उदयपुर की तरफ कई जगह हैं। आप देखिए, हर क्षेत्र के लिए, क्षेत्र विशेष एजुकेशन के लिए कोटा सीकर में है। लेकिन सवाल यह है कि पहले इन्वेस्टर, जो श्याम सुंदर जी कह रहे थे कि इन्वेस्टर के पास जा रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, वो समझ रहा है, हम समझ रहे हैं, उसके बाद ये जब वो लोग हमारे यहाँ इसमें आएंगे राइजिंग राजस्थान में, जिस तरीके से एमयू होंगे, जब दोनों तरफ की सारी पिक्चर क्लियर होंगी। और देखिए, आप एक बहुत अभी लगभग 2-3 विशेषज्ञों ने इस विषय बात की थी, मेरा भी इसमें मत है कि अभी तक अगर किसी सरकार के या जो जिस तरीके की इन्वेस्टर समिट सक्सेस नहीं हुई थी, इसका बहुत बड़ा कारण था टाइमिंग। टाइमिंग इसमें बहुत बड़ा पहलू है। जैसे कि कुलदीप जी ने कहा था कि पहले साल में जाना बहुत सुखद है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर होता है वो ये चाहता है कि अगर मैं श्री गणेश भी इस सरकार में करूं तो मेरा कार्य भी, मेरा प्लांट इसी सरकार में शुरू हो जाए। उसका कारण ये, वो जानता है कि जिनके माध्यम से मेरे बीच में बातचीत हुई है, जिस मंत्री से, जिस चीफ मिनिस्टर से, जिस अधिकारी से मैंने काम किया है, उसको मेरी समस्याओं को, मूलभूत समस्याओं को, जिसको वो गारंटी लेके गया है, वो उपलब्ध करवाएंगे। उनके मन में कहीं ना कहीं असुरक्षा का भावना नहीं रहता कि पता नहीं क्या स्थिति होगी। अगर आप चौथे साल में इन्वेस्टर सबमिट करेंगे तो उनको असुरक्षा का भावना रहता है कि मैं भी इन्वेस्ट कर दूं, बाद की परिदृश्य क्या रहेगा। ठीक है पंकज शर्मा जी, जब सत्ता पक्ष इस तरह से तैयारी कर रहा है, जो कि शैलेश जी बता रहे हैं, अभी तक उनके पास फुल प्रूफ प्लान नहीं है, लेकिन कुछ कुछ अपनी समझ से और कुछ उनकी जो चर्चा हुई है उसके आधार पर वो बता रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार रही है 5 साल तक, आपकी सरकार ने इन्वेस्टमेंट सबमिट भी की है, आपके पास एमओयूज जो हुए हैं उनकी डिटेलिंग भी होगी। जरा प्रदेश की जनता को बताइए कि किस किस तरह के प्रयास पिछली सरकार में हुए और जिनको इस सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए, इंडस्ट्री से जुड़े हुए, सिर्फ, और कोई बात नहीं पंकज जी। नहीं, देखिए डेफिनेटली तौर पे जब हमारी सरकार थी तभी सबमिट है, तो लगभग 11 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के एमओयूज भी साइन हुए। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें ऐसा नहीं कि पहले दिन अगर 11 लाख करोड़ का साइन हो गया तो 11 लाख करोड़ रुपए आ जाएंगे। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ के कॉन्ट्रैक्ट्स ईयरली बेसिस होते हैं, कुछ एनुअली, मतलब ईयरली बेसिस जो होते हैं, उसके बाद में कुछ 5 साल के लिए होंगे, 7 साल के लिए होंगे, और उनको प्रॉपर जो भी चीजें देनी है, अगर हम पावर की बात करें, लैंड की बात करें, वो सारे अमेंडमेंट्स किए गए। इवन हम लोगों ने जो हमारी जो उद्योग नीति थी 2019, उसमें भी अमेंडमेंट्स किए। और वो अमेंडमेंट्स करने के बाद अगर आप बात करें एमएसएमई की, तो उसके जो संरक्षण है, संवर्धन के लिए पर्याप्त जितनी भी टेक्निकल की, अगर टेक्निकल की बात करें या फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें, वो सब हम लोगों ने प्रोवाइड करवाने की कोशिश हमारी सरकार के द्वारा की गई। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो उस समय हम लोगों ने एक विजन रखा था कि 2027 तक लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार इसी समिट की वजह से या जो इन्वेस्टमेंट आए उसकी वजह से मिलेंगे, क्योंकि वो कंटिन्यूस प्रोसेस था। अब क्योंकि सरकार बदल गई तो उसमें इस तरीके से ये सरकार उसमें किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट ले सकती है और किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर पाती है, ये भी एक बड़ा विजन है। क्योंकि हमारी सरकार में आपने देखा होगा जॉब फेयर्स लगे लगातार, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जॉब फेयर्स लगे, क्योंकि वो भी एक इन्वॉल्वमेंट इस समिट की वजह से और जो इन्वेस्टमेंट आने थे उनका साथ लेकर किया गया। क्योंकि बहुत सारी जो आईटी कंपनीज थी उनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी काम यहाँ किया गया। आज क्योंकि जैसे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, उनके एक सेंटर्स कैसे बनाए, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे टाइम पे हम लोगों ने एक अपने आप में एक एग्जाम्पल सेंटर यहाँ पे एस्टेब्लिश किया, राजीव गांधी एआई सेंटर वगैरह, जहाँ पे रोबोटिक्स, एआई, ब्लॉकचेन का डेवलपमेंट का काम भी प्रॉपर तरीके से हो पाए। ये सारे चीजें हम लोगों ने हमारे एंड पे किया गया। और आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से वाटर की बात करें तो ईआरसीपी की योजना जो थी हमारे टाइम पर ही, उस योजना के बारे में डिस्कशन हुआ। और आज भले ईआरसीपी की बात करें, यमुना जल समझौते की बात, ये बहुत की पॉइंट है, ये बहुत जरूरी योजनाएं हैं जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वेस्टर। जी जी, नेटवर्क चला गया है। कुलदीप सिंह चंदेला जी, जब टूरिज्म की बात करते हैं तो टूरिज्म का एक फैक्टर तो इंडस्ट्री है जो होटल से जुड़ी हुई है, लेकिन दूसरा टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेक्टर है कि वो ये कि जो यहाँ लोग आ रहे हैं
वो यहाँ से यहाँ का आर्ट, कल्चर और सबसे बड़ा यहाँ के मॉन्यूमेंट्स पर जब पहुंचे तो उस रास्ते में उस मॉन्यूमेंट की जो मेंटेनेंस है वो एक बहुत बड़े इश्यूज हैं। तो क्या इस वक्त राजस्थान की सरकार को जब वो इन्वेस्टर्स को लाए तो कुछ इस तरह के प्लान भी करने चाहिए कि मॉन्यूमेंट्स की मेंटेनेंस मेंटेनेंस में 3-4 तरह की मेंटेनेंस शामिल है, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ चैलेंज है पूरे देश में, सिर्फ राजस्थान में नहीं, कि मॉन्यूमेंट्स पर जब पहुंचते हैं तो वहां पर जो गंदगी का आलम है उसी से लोग परेशान होते हैं। तो जब वापस जाते हैं यहाँ से तो चर्चा उस मॉन्यूमेंट की खूबसूरती से ज्यादा चर्चा वहां पर चारों तरफ फैली गंदगी की होती है। आपने बहुत उचित प्रश्न उठाया है। मॉन्यूमेंट्स पे गंदगी का आलम रहा है और इसके भी न्यूज़ भी आई है। और उसके बाद जो है हमारे जो पर्यटन मंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी हैं आदरणीय दिया कुमारी जी, वो स्वयं पूरे क्षेत्र में घूमी हैं। अभी पेपर में भी आया था, न्यूज़ में भी आया था। वो जल महल की तरफ भी गई हैं, आमेर तक गई, नाहरगढ़ की तरफ भी गई हैं और मॉन्यूमेंट्स के अंदर भी गई हैं सफाई के ऊपर। वो खुद चिंतित हैं इस चीज़ को देख के और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिया और सफाई के काम चालू भी हो गए हैं। हमारी खुद की डायरेक्टर आर्कियोलॉजी से भी बात हुई है, पंकज धीरेन्द्र जी से, और उन्होंने पूरी टीम्स लगा रखी है। बारिश के मौसम में क्या होता है कि जो कचरा कहीं दबा पड़ा होता है वो भी निकल के आ जाता है, तो काफी कचरा आ गया है। बारिश का आलम तो ये है कि कचरे का और इसका कि आप देखिए कि हर जगह नदियां भी अभी बह रही हैं, तो वो सब पूरा कचरा लेके ही जा रही है अभी, क्योंकि कचरा इतना बिखरा हुआ था चारों तरफ। ये तो शुक्र है कि थोड़ी बाढ़ की स्थिति आई, और जैसे कि श्याम सुंदर साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है कि बाढ़ से 1 महीना आदमी प्रभावित होता है और अकाल से 11 महीना प्रभावित रहता है। तो ये 1 महीना जो प्रभावित रहेंगे अभी, इसके अंदर काफी गंदगी निकल जाएगी। मॉन्यूमेंट्स की सफाई बहुत जरूरी है। अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, पिछली गवर्नमेंट ने भी विजन के साथ एक काम किया था टूरिज्म के लिए, उन्होंने टूरिज्म को इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया था। प्रेजेंट गवर्नमेंट से हमारी बराबर बात होती रहती है, बराबर हम पत्र भी लिखते रहते हैं, और हमारी जो जो मांगे हैं उन्होंने अभी टूरिज्म यूनिट पॉलिसी में शामिल कर दी है। उसके अंदर मॉन्यूमेंट्स का रखरखाव है, नए मॉन्यूमेंट्स का डेवलपमेंट भी है, और उसके अंदर नए डेस्टिनेशंस का डेवलपमेंट है। क्योंकि टूरिज्म अगर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या उदयपुर ही आता रहेगा तो ये इवेंट सिटी बन के रह जाएंगे, बाकी राजस्थान खाली रह जाएगा। तो टूरिज्म को राजस्थान में फैलाने की जरूरत है, इसलिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, हाड़ौती रीजन, झालावाड़, धौलपुर, बीकानेर साइड में आपका जो सांचू बॉर्डर वगैरह है, बॉर्डर टूरिज्म, इन सब के ऊपर हमने लिख के दिया है सरकार को। सरकार इसके ऊपर कार्य भी कर रही है। और आप देखिए, किसी ने सोचा नहीं भी होगा कि कभी जामर कोटरा को भी कोई सोचेगा कि वहां पे भी टूरिज्म जा सकता है। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उसके लिए बजट भी निकाला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोल मॉडल के लिए हमने सरकार को लिख के भी दिया है, बोला भी है कि इंदौर अगर देश का एक रोल मॉडल होता है सफाई के अंदर, डूंगरपुर राजस्थान का एक रोल मॉडल हो सकता है छोटे कस्बों के अंदर, तो जयपुर को क्यों नहीं एक रोल मॉडल तैयार किया जाए। तो जयपुर शहर को रोल मॉडल के लिए सरकार ने 100 करोड़ इसके अंदर व्यवस्था करी है। और अभी मुख्यमंत्री जी स्वयं पूरे जयपुर का दौरा किया उन्होंने, तो हर जगह काम हो रहा है। अभी वो राजस्थान हाउस जो दिल्ली में बन रहा है उसके ऊपर भी गई है, मैंने सुना उसमें भी उन्होंने चिंता जाहिर करी कि काम थोड़ा तरीके से किया जाए, सफाई से किया जाए, उसमें राजस्थान की झलक दिखे। तो काम हो रहे हैं। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन 1 डे, समय लगेगा और हो जाएगा। समय, इसीलिए तो चर्चा कर रहे हैं कि समय 1 साल होने वाला है राजस्थान की सरकार को। नहीं, आपकी चर्चा से सरकार भी जागृत रहती है, वो भी सुनती है, वो भी देखती है, तो वो भी तो इन्हीं चीजों को कंसीडर करके कि भाई जब जनता की आवाज आप हैं और आपकी आवाज उन तक पहुंचती है तो उससे फर्क तो पड़ता है। जी, शुक्रिया। राजीव जैन जी, जिस तरह से प्रयास मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार दिखा रहे हैं, जो दिख रहा है पिक्चर्स में, खबरों में, न्यूज में, बुलेटिन्स में, वो जमीन पर भी दिख रहा है या नहीं, ये जब सवाल उठता है तो बहुत सारे लोगों से आपकी चर्चा होती है। लोग क्या कहते हैं? देखिए मीना जी, इन्वेस्टमेंट के लिए तो प्रयास काफी हो रहा है, क्योंकि जो जमीन पे भी दिखना, क्योंकि सरकार ने इसका प्रचार का भी एक बहुत बड़ा ठेका दिया हुआ है सोशल मीडिया पर भी, और मतलब खासकर सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा ठेका इस इन्वेस्टमेंट समिट के लिए दिया हुआ है सरकार ने, तो उसका वो प्रचार उस ढंग से चल रहा है, वो एक अपनी जगह है। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो समिट होगी उसके बाद धरातल पे चीजें उतरनी चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री जी जाएं, चाहे बड़े अधिकारी जाएं, या जो भी प्रयास है, प्रयास तो पिछली सरकारों ने भी खूब किए, चाहे भाजपा की सरकार वसुंधरा जी की रही हो, चाहे अशोक गहलोत की सरकार रही हो, दोनों के समय में बहुत प्रयास हुए। उसी तरीके के कई प्रयास भजन लाल जी भी कर रहे हैं, तो हम तो उम्मीद करते हैं सफलता मिले, या इन्वेस्टमेंट आए, जॉब क्रिएट हो, या रोजगार के अवसर बढ़े।
तो ये सब चीजें कब बढ़ेंगी, जब एक सरकार के स्तर पे बहुत अच्छे स्तर पे प्रयास किए जाए। हम तो हमेशा जी। सुनते आ रहे हैं, 15-20 साल से श्याम जी भी सुनते आ रहे होंगे, वह वन विंडो सिस्टम वाला है कि एक खिड़की पे ही किसी भी इन्वेस्टर के सारे काम बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल। हाँ लेकिन वो कभी बिल्कुल। हुए नहीं। जो एक जी। वास्तविकता में दिखने में आया, ये सरकार यदि इसमें सफल हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है। गुजरात में क्यों श्याम सुंदर इतना शर्मा जी, डेवलपमेंट और जी श्याम सुंदर आवाज आ शर्मा रही जी, है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, पूरी करिए अपनी बात राजीव जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ, गुजरात इसीलिए सफल हुआ कि वहाँ इन्वेस्टर को कहीं एक ही खिड़की पे जाना होता था, उसके सारे काम हो जाते थे। राजस्थान में ये नहीं रहा, जैसे श्याम जी कह रहे थे कि 4-4, 5-5 घंटे अधिकारी बैठाए रखते थे, तो आज भी वो स्थिति है। आज किसके पास जाए? सरकार ने एक नोडल एजेंसी भी बना दी, वो इन्वेस्टमेंट सबमिट के लिए बनाई है नोडल एजेंसी। जब इन्वेस्टर आएगा, उसके काम होंगे तो उसको 10 डिपार्टमेंटों में भेजा जाएगा, कहीं लेबर डिपार्टमेंट में, कहीं इंडस्ट्री में, कहीं किसी बिजली में, कहीं पानी के विभाग में। तो इस तरीके की समस्याएं इन्वेस्टर के सामने नहीं आए, इसका समाधान सरकार को करना होगा। यदि इसमें सफल हो जाती है तो इन्वेस्टर आएंगे निश्चित रूप से। राजस्थान में निवेश की बहुत संभावना है, बहुत बढ़ सकता है। सरकारें इसीलिए प्रयास करती हैं, अब वाली सरकार भी कर रही है, इसमें भी कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आई होंगी। तो जो अधिकारियों ने बताया होगा, इंडस्ट्री वालों ने बताया होगा, हमारे जो विधायक, सांसद, अधिकारी अलग अलग क्षेत्रों में जाके मिलते हैं तो वो उन्होंने अपनी समस्याएं भी बताई होंगी, तो उनका समाधान ये हमेशा पिछली सरकारों में भी कहा कि हम ये सिस्टम बदलेंगे, कोई उद्योगपति आएगा तो उसको एक ही जगह उसके सारे काम हो जाएंगे, उसको 10 जगह एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी, तो जनरली वो चीजें होती है। अब जहां तक टूरिज्म सेक्टर की बात है, टूरिज्म में तो राजस्थान बहुत पहले से, भैरव सिंह जी के जमाने से मतलब डेवलप होता रहा। जी जब से ही जी। जो एक चीज चलती आई, जब तो निरंतर उसमें जो भी सरकारें आई उन्होंने कहीं गति प्रदान की, और राजस्थान अपने आप में ही इतना रंगरंगीला है कि टूरिस्ट जी वैसे ही आकर्षित होकर आता है। सरकार बिल्कुल उसमें कोई बिल्कुल। प्रयास नहीं भी तो करे तो ऐसे अपने स्तर में पे ऐसे में एक आएगा। सवाल और उठता है राजीव जी, जिसका जवाब श्याम सुंदर शर्मा जी से लूंगी। श्याम जी, इन्वेस्टमेंट समिट से पहले राजस्थान की जनता को इस राइजिंग राजस्थान से, सरकार से क्या उम्मीदें हैं? क्या राजस्थान की सरकार को जनता से भी फीडबैक लेना चाहिए कि उनके इलाकों में किस तरह के कामों का पोटेंशियल है, वो क्या चाहते हैं लोग, और कैसे उनके काम आगे बढ़े? देखिए, बजट में हर जिले के लिए एक स्पेसिफिक तय किया गया था कि ये वस्तु वहाँ उत्पादित होती है, वहाँ डेवलपमेंट होता है। उसके बारे में अगर निर्णय करने की बात आ रही है, देखिए सड़कों के मामलों को लेकर के आज महत्वपूर्ण चीज मुख्यमंत्री जी ने दक्षिणी कोरिया के सियोल में कंपनी है बॉप्सो, उन्होंने वहाँ एक प्लान पेश किया है कि हम सड़क कैसे बनाएंगे। अगर हमारा वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट है, उसको उपयोग करके अगर सड़क बनाने का काम होता है और निर्णय कर लिया जाता है कि सड़क बार बार टूट रही इसलिए रही है कि उसका निकास, पानी का निकास होता नहीं है, बीच में पानी भरता है, डामर उसका हो जाता है, और सड़क हमेशा से ही क्षतिग्रस्त होती रही है। आपने देखा कि 1000 करोड़ रुपए तो पेच वर्क के लिए हमेशा दिए जाते हैं, कितने लगते हैं ये आपको भी पता है। लेकिन वास्तविकता ये है, देखिए भीरू सिंह जी के जमाने में जितने राजपूत घराने थे, उनके किलों को कहा गया है भाई लोन लो और अपना विकसित करो, तो उस जमाने में 50 करोड़ कोई जमाने में होता था इसका बजट। आज हम बढ़कर के 1200 करोड़ रुपए अगर इंडस्ट्रीज का और उसको उद्योग का एक दर्जा दे करके, देखिएगा पहले उद्योग का दर्जा मिला ही नहीं था, अब उद्योग का दर्जा तो मिल गया, वो सुविधाएं उनको मिले। इस सुविधाओं पर कितने सरकार को देखिए कुछ लिबरल होकर भी काम करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीजें हैं। आज देखिए पूर्व अभी डिप्टी सीएम है, उन्होंने अभी हाल ही में कहा था, चंदेला जी को पता है कि 12% इकोनॉमी में राजपूत समाज देता है इसमें महत्वपूर्ण योगदान। ये अभी कल परसों में बोल रही थी वो। तो देखिए उन्होंने जगाने का काम राजपूतों को फिर शुरू किया है, क्योंकि वो देखिए पर्यटन भी मंत्री है और सड़क मंत्री भी वही है, और देखिए बजट है, वित्त मंत्री भी वही है। तो ऐसी स्थिति में अगर भैरू सिंह जी के जमाने की बातों को याद करके अगर कोई फैसला अच्छा होता है, तो आने वाले जमाने में निश्चित रूप से इस घराने को बचाने का काम, जो धरोहर है, धरोहर तो इनके पास है अधिकांश, कुछ सरकार के पास है। आमेर किले का जो मेंटेनेंस किया था सलाउद्दीन अहमद और बीना काक ने, क्या कुछ खेल किया था, ये सबके सामने है। इसलिए देखिए ईमानदार लोगों की जरूरत है, और मैं मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति जिस प्रकार से कि वो आज
अभी दक्षिणी कोरिया में, फिर जापान में जाएंगे। जापानी हब तो पहले से हमारे यहाँ मौजूद है। उसके बाद जर्मनी भी जाएंगे और बहुत सारी जगह पर, इंग्लैंड देखिएगा, हमारा संबंध इंग्लैंड का पुराना है, बहुत सारे घरानों के घर भी वहां पर, वो आज भी है वहां पर। तो ऐसी स्थिति में उनका संबंध सीधे तौर पर है, तो उसका फायदा कैसे राजस्थान को मिल सकता है। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ, सड़क को निश्चित रूप से बेहतर बनाने के लिए अगर विदेशी टेक्निक यहाँ आती है तो बेहतर परिणाम सामने आएंगे। और वो जरूरत है, बार बार यहाँ के ठेकेदारों को अगर सड़क बनाने का ठेका दिया जाता है, उसमें क्या कुछ होता है सामने नजर आता है। क्या मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार ऐसा कर पाएगी? अभी सवाल ये है, कुलदीप जी बताएं। मेरा ये मानना है मैडम, इसके अंदर जैसे श्याम सुंदर साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि जितने राजपूतों के गढ़ हवेलियां वगैरह हैं, उनके ऊपर जो भैरव सिंह साहब ने उस समय हेरिटेज होटल की नीति जो लाए थे, उससे काफ़ी प्रॉपर्टीज जो है वो कन्वर्ट हुई और होटल्स चल रही हैं। और आज इंडियन हेरिटेज होटल एसोसिएशन बन गया है, और उसके अगर 250 मेंबर देश भर में, तो उसके 170 मेंबर तो सिर्फ राजस्थान के अंदर ही हैं। तो जब इन्होंने अपने घरों को होटल में कन्वर्ट किया, तो कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। जो गांव से शहर की ओर पलायन हो रहे लोगों को, उनको उन्होंने गांव में रोका रोजगार देने के लिए। वहां पर्यटक आए हैं, तो आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, गांव की भी, परिवार की भी और स्टेट की भी। राज परिवारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपने महल हवेलियां वगैरह सब सरकार को दी है, कुछ अपने पास रखी। जो अपने पास रखी उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उसको संवार के चला रहे हैं। और जो सरकार को दी है, सरकार जिनको अगर ढंग से नहीं चला पा रही, तो मैं तो यहाँ से कहूँगा कि उनको वापस उन परिवार को लौटा देनी चाहिए, वो बेटर जॉब करेंगे। और आप एक उदाहरण देखिए कि इंग्लैंड में महारानी और जो अभी राजा है इंग्लैंड के, उनको इसीलिए देश विदेश भेजा जाता है सरकार की तरफ से कि वो अपने संबंध जो पुराने हैं उनको रिवाइव करें, रिन्यू करें, और वहाँ से इन्वेस्टमेंट अपने देश के अंदर लेके आएँ, वहाँ से व्यापार संबंध बढ़िया बनाएं। हमारे यहाँ के भी राजा महाराजाओं के संबंध आज भी बहुत अच्छे हैं विदेशियों के साथ, विदेशी सरकारों के साथ भी हैं। तो उनका इस्तेमाल करना चाहिए, उनको भेजना चाहिए, चाहे महाराजा जोधपुर हुए, चाहे जयपुर हुए, उदयपुर हुए, इन सबको भेजना चाहिए, ताकि क्या है कि ये एक रिप्रेजेंटेशन करे वहाँ पे। हमको जातिगत और धर्मगत नीतियों से ऊपर उठ के देखेंगे, तो इन लोगों का उपयोग करना चाहिए। उनकी जो संबंध है दूर देशों में, उनको करके बिजनेस लाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि राइजिंग राजस्थान भजनलाल सरकार का एक बहुत बड़ा और जल्दी लिया गया फैसला है। बस जरूरत इस बात की कि सरकार पूरी तरह से प्रदेश की जरूरतों को समझते हुए सेक्टर वाइज, लोकेशन यानी कि ज्योग्राफी वाइज राजस्थान की प्राथमिकताएं तय करे, तो शायद प्रदेश की जनता को बहुत कुछ हासिल होगा। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।